हेलो एवरीबॉडी। हम लास्ट लेक्चर में लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था दैट इज़ अबाउट वीपीटी और कुछ एक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्या आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में कम्प्लीटली एंड द मोस्ट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो प्लीज़ ध्यान से इसको एक बार देखना। ठीक है, वीपीटी में हमने माना था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये मेटल एटम हो गया, और जो लीजेंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमने वीबीटी में माना था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, बट अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में प्योरली ये माना गया कि जो लीजेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बॉन्ड होते हैं वो प्योरली आयनिक होते हैं, और जो लीजेंड्स जो होते हैं वो नेगेटिव एज ए नेगेटिव आयन की तरह काम करते हैं। जैसे कि नेगेटिव आयन हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव आयन हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया, ये नेगेटिव आयन हो गया, ये हो गया और ये हो गया। हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 6 लीजेंड्स का, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, ML6। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो अगर इसको मैं मान लो एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस मान लिया जाए, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। तो आप देखेंगे सारे के सारे लीजेंड्स आपके एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो इसने माना था कि जो मेटल लीजेंड बॉन्ड हैं, लीजेंड बॉन्ड्स आर प्योरली आयनिक। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि जो मेटल लीजेंड बॉन्ड, जो लीजेंड्स हैं, दे एक्ट एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज। लीजेंड्स एक्ट एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज एंड स्प्रेड अराउंड, या फिर अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो दो पॉइंट हो गए। पहला तो मेटल लीजेंड बॉन्ड्स हैं वो प्योरली आयनिक हैं, लीजेंड्स एक्ट एज नेगेटिव चार्ज। तो एक बार यहाँ पे बात आती है, अगर हम इसके सब पॉइंट बनाएं कि जो नेगेटिव लीजेंड हैं, नेगेटिव लीजेंड्स तो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट न्यूट्रल लीजेंड्स? न्यूट्रल लीजेंड हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक तरह से डायपोल में। अब डायपोल में कैसे कन्वर्ट होंगे भाई? सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे ही मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे ही न्यूट्रल लीजेंड इसके कांटेक्ट में आया तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है, अब एक न्यूट्रल लीजेंड के अंदर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो इसका नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा किधर? इधर। ये इसका नेगेटिव सेंटर बन गया, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे किधर चला जाएगा? अपोजिट साइड ऑफ द लीजेंड। ठीक है, तो ये भी आपका एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह काम करेगा न्यूट्रल लीजेंड में। ठीक है, तो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी। मेनली दो ही अजम्पशन हैं जो इस थ्योरी की हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर? थर्ड पॉइंट इस थ्योरी के अंदर, थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपके लीजेंड्स, थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि जो लीजेंड्स हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम है, लीजेंड्स की वजह से सेंट्रल मेटल एटम के अंदर जो डी ऑर्बिटल है प्रेजेंट है, ये आपका डी ऑर्बिटल है। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 ऑर्बिटल हैं डी में, डी सब सेल में। ठीक है, ये पांचों के पांचों सब सेल्स हैव इक्वल एनर्जी।
और इन इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को कहते हैं हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो these orbitals are present present in the form of degeneracy, इसे हम कहेंगे, ठीक है, degeneracy means equal energy of orbitals, ठीक है। अब क्या होता है, जब तक ये सिमेट्रिक एलिजेंट्स के चारों तरफ सिमेट्रिक कंडीशन में होते हैं, तब तक, जब तक ये सिमेट्रिक कंडीशन में होंगे, मतलब इक्वल, चारों तरफ इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड होगी नेगेटिव चार्ज की, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, ये अगर सिमेट्रिक है, ठीक है, तब तक ये डीजनरेटेड कंडीशन में रहेंगे, मतलब इनकी एनर्जी इक्वल रहेगी। लेकिन जैसे ही ये सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक हो गए, क्योंकि भाई देखो चार्ज पार्टिकल्स हैं, सिमेट्री तो ज्यादा देर तक पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, सिमेट्री यहाँ पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिपल्शन भी होगा, कहीं पे अट्रैक्शन भी होगा, इस वजह से सिमेट्री तो पॉसिबल होगी नहीं, ठीक है। अट्रैक्शन इनकी तरफ होगा, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, रिपल्शन इनके दोनों, इनके सबके बीच में होगा, ठीक है। तो सिमेट्री तो मुश्किल से पॉसिबल है। तो जब सिमेट्री डिस्टर्ब होती है, when the symmetry of the ligands, negative ligands, is disturbed, then the d orbital splits into two energy levels। ये जो d orbital है, ये दो एनर्जी लेवल्स में टूट जाएगा, ठीक है। When the symmetry of negative charges around central metal atom, when the symmetry of negative charge around central metal atom disturbed, then the d orbital, the degeneracy of d orbital disturb, and d orbital splits into two parts, two energy levels, sorry, orbitals. There are 5 orbitals in d सबसे। So जब सिमेट्री डिस्टर्ब होती है तो दो एनर्जी लेवल्स में डिसोसिएट हो जाता है, डी ऑर्बिटल टूट जाता है। अब दो ऑर्बिटल कौन से भाई, कि एक तो ये तो हो गई इसके एनर्जी लेवल, ठीक है, ये दो ऊपर चले गए, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और ये तीन नीचे रह जाएंगे, इनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो हमें इसको हम कहेंगे Eg और इसको हम कहेंगे T2 जी। दिस एग्जांपल इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो एक बार ये ध्यान से देखिए, हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है। फिर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए देख लेंगे, फिर देखते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बाद फिर टेट्राहेड्रल के लिए, और उसके बाद फिर स्क्वायर प्लेनर के लिए। इस थ्योरी में माना गया कि सबसे पहला पॉइंट, मेटल लीजेंड बॉन्ड्स आर प्योरली आयनिक। सेकंड पॉइंट, लीजेंड्स एक्ट एज ए नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव चार्ज स्प्रेड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो नेगेटिव मेटल जो लीजेंड्स हैं वो तो आपके नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह परफॉर्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो न्यूट्रल लीजेंड्स है वो डायपोल की तरह डायपोल बनाएंगे, ठीक है, और उनका नेगेटिव हिस्सा की तरह अट्रैक्टेड होगा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, ठीक है। अब जो सिमेट्री प्रोड्यूस होती है, मतलब ये स्प्रेड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, उस स्प्रेडिंग की वजह से क्या होता है कि जब इनकी सिमेट्री खत्म हो जाएगी, मतलब एक तरफ चार्ज ज्यादा, कहीं चार्ज ज्यादा हो गया, इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट कहीं ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, तो उससे क्या होता है, वो अनसिमेट्रिक कंडीशन हो जाती है। अगर हर तरफ इफेक्ट एक जैसा होगा तो सिमेट्रिक कंडीशन होगी।
तो जब ये अनसिमेट्रिक कंडीशन में आते हैं, ठीक है, मतलब इनकी सिमेट्री डिस्टर्ब होती है, तो उस टाइम पे जो इनकी इक्वल एनर्जी थी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, और ये दो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल्स को कहेंगे हम Eg और इसे कहेंगे हम लोअर वाले को कहेंगे हम T2G, ठीक है भाई, ये था। अब हम करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। Crystal field theory for a octahedral complexes. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, 6 लीजेंड, मतलब कंडीशन क्या रहेगी, मेटल, ये सेंट्रल मेटल एटम और इसमें 6 लीजेंड्स के साथ में जुड़े रहेंगे, ठीक है, Ml6 फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो 6 लीजेंड्स इनकी एक्सिस के ऊपर रहेंगे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर। तो ये 6 लीजेंड्स इनकी एक्सिस के ऊपर रहेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट कैसा पड़ेगा, देखो डी जो सबसे होती है इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं भाई, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी शेप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसकी लोब्स होती हैं इन एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इधर है, अगला है डी जेड स्क्वायर, अगर हम इस एक्सिस को जेड माने, इसको एक्स माने, तो इसकी जो लोब्स रहेंगी वो जेड एक्सिस के लोब रहेंगी और सेकंड लोब्स ये इधर रहेंगे, ठीक है। तीसरा होता है डी एक्स वाई, इसकी जो लोब्स रहेंगी इस प्लेन के बीचों बीच रहेंगी, मतलब इनके जो प्लेन होगा ना एक्स और वाई एक्सिस का, एक्स और वाई इसके प्लेन्स के बीच में रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लें तो वाई जेड, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, डी वाई जेड, इसकी जो लोब्स होंगी वो वाई और जेड प्लेन में होंगी। और नेक्स्ट रहेगा जेड एक्स या एक्स जेड, डी एक्स जेड और ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो यहाँ और ये इसकी जो लोब्स होंगी वो एक्स और जेड प्लेन के बीच में। तो देखो अब ये दोनों इनकी लोब्स हैं वो एक्सिस के अलोंग हैं, तो दीज आर known as axial orbitals, और ये कहलाएंगे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल एंड ए नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखिए ये तुम्हें क्यों करवाया गया है, इसलिए करवाया गया है क्योंकि वैसे तो +1 का है, लेकिन तुम्हें इसलिए बताया गया है कि इसका रोल यहाँ पे है। अब ध्यान दो कि जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के अलोंग हैं ये एक्सियल ऑर्बिटल है, इनके लोब्स एक्सिस के अलोंग है। मान लो मैं इसको ही ले लेता हूँ, एक्स किधर है, ये एक्स है, तो इसका एक लोब तो एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा वाई के अलोंग है, ये हो गया, है ना, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि इसके मुकाबले अगर हम इसका कंपैरिजन करें किसके साथ में, एक्स वाई के साथ में, ठीक है, तो एक्स वाई यहाँ पे कैसे रहेगा भाई, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मैं इसी को इधर इधर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो ये किधर है भाई, ये एक्स और वाई के बीच में है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, तो एक्स और वाई के बीच में है, यहाँ और यहाँ है, बात समझ में आई। अब नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट, इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट इस नेगेटिव का, इस नेगेटिव का, इस नेगेटिव का, इस नेगेटिव का और इस नेगेटिव का इफेक्ट इस पे ज्यादा होगा या इस पे ज्यादा होगा, ये तो एक्सिस के अलोंग है सब कुछ, ये भी एक्सिस पे है, ये भी एक्सिस के अलोंग है, ये एक्सिस से एक्सिस के बीच में लाई करते हैं और चार्ज एक्सिस के ऊपर है,
तो इफेक्ट किसका, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट इसमें के ऊपर किसका सबसे ज्यादा होगा, एक्सिस वालों के ऊपर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक्सियल के ऊपर नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा, जो भी हो, रिपल्शन हो, अट्रैक्शन हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, हमें बात क्या है कि इफेक्ट किसके ऊपर ज्यादा होगा, इनके ऊपर ज्यादा होगा। इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होने की वजह से डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस splits into two parts, और पार्ट्स को क्या कह सकते हैं हम, एनर्जी लेवल। ठीक है, डी ऑर्बिटल दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, ये तो हमारा हो गया डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए इसमें। ठीक है, इनके नाम क्या क्या है, वो ये रहे। ठीक है, अब ये इसका, ये तो दोनों हो गए एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल कौन कौन से हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, और दूसरा डी जेड स्क्वायर, और ये हो गए भाई 3 जो नॉन एक्सियल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, इनका जो ये जो एवरेज एनर्जी लेवल है, ये एवरेज एनर्जी लेवल, और इसे हम कहते हैं बेरी सेंटर। क्या कहेंगे इसको, बेरी सेंटर। ठीक है, बात समझ में आई। ये जो है टोटल जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो टोटल एनर्जी डिफरेंस होता है, इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा नोट से, और डेल्टा नोट को हम कहते हैं भाई सी एफ एस ई वैल्यू, सी एफ एस ई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, या फिर इसको हम कह देते हैं, दूसरे नाम था इसका, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। हाँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब इसका रोल क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो डेल्टा नोट टोटल एनर्जी डिफरेंस है, इसमें से इसकी एनर्जी इस एवरेज एनर्जी से कितनी ज्यादा हो जाएगी, 0.6 डेल्टा नोट। आई थिंक दिस इज नॉट क्लियरली विजिबल, तो मैं लिख देता हूँ 0.6 डेल्टा नोट, प्लस में देगी वैल्यू। प्लस का मतलब एवरेज एनर्जी लेवल से ज्यादा है। ये तो एनर्जी होगी 0.4 डेल्टा नोट, ये माइनस में करते हैं क्योंकि ये एवरेज एनर्जी लेवल से कम है। ठीक है, तो दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल, क्या सीन है भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि हमने वीबीटी में डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स और वीक लीजेंड्स के बारे में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स जो होते हैं वो तो इस एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब इनके बीच का डिफरेंस है ना एनर्जी का, वो ज़्यादा हो जाता है, स्प्लिशन काफ़ी ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स में। अब स्प्लिशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन सारे इनमें ही भरे जाते हैं, ये 2 ऑर्बिटल खाली पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स की वजह से। लिख दो कहीं पे, यहाँ लिख देता हूं, अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड रहते हैं तो जो स्प्लिशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे ये Eg खाली रह जाएगा। इसको हमने नाम दिया था Eg और इसको हमने नाम दिया था T2G। तो Eg है वो वैकेंट रह जाएगा और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी रहेगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। जबकि अगर वीक फील्ड लीजेंड लेंगे
तो स्प्लिशन मिनिमम हो जाएगा भाई, कम से कम स्प्लिशन होगा, और ईजी में भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ईजी फील्ड हो जाएगा, और भाई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे रहेगी, sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन। अब थोड़ा सा मैटर समझ में आया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, आउटर ऑर्बिटल क्यों बनते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स की वजह से क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स इस एनर्जी लेवल, इसको, इसकी जो एनर्जी है उसको दो हिस्सों में तोड़ के, और ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। मतलब यहाँ जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स का ज़्यादा होता है, ठीक है। वीक लीजेंड्स का यहाँ जो इफेक्ट है वो कम रहेगा, जिसकी वजह से ये स्प्लिशन है वो कम रहेगा, इनके बीच का एनर्जी गैप कम होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके साथ साथ इसमें भी आसानी से भरते चले जाएंगे। तो हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, अंदर वाला डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं बचेगा, आउटर वाला तो बच ही जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के, तो थे सिंपली हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिशन कैसे होता है, वीक फील्ड लीजेंड्स कैसे काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब वीक फील्ड लीजेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स की सीरीज दे रखी है, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग बुक में से देख सकते हैं, दैट इज 938 पेज पे है ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। तो आप लोग वहां से इसको नोट कर लेना कॉपी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा सीरीज लिखने में। अब हम करते हैं कि CFSC वैल्यू कैसे निकाला जाए, हाउ टू फाइंड आउट द CFSC वैल्यू, एंड हाउ we know that the complex formed is inner orbital and a outer orbital। चलिए देखते हैं। देखिए भैया, CFSC वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड इसका क्या रोल होगा, मोर नेगेटिव इज द CFSC वैल्यू, more stable is the complex। CFSC वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा। अब देखिए इसके केस में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले लेते हैं, जैसे कि स्कैंडियम का केस ले लिया, स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर होता है और 3d1 एंड 4s2, ये कंडीशन होती है इसकी, ठीक है। तो हम सबसे पहले D1, इसको हम क्या कह देंगे, D1 कह देंगे। टाइटेनियम में 2 आ जाते हैं, ठीक है, वैनेडियम में 3 आ जाएंगे, ठीक, क्रोमियम में 4 आ जाएंगे D1, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कंडीशन D1 की। D1 का मतलब जिस एलिमेंट के d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों एक साथ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, स्प्लिशन जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालने का तरीका फॉर्मूला है भाई, डेल्टा नॉट इज इक्वल्स टू 0.6x माइनस 0.4y। x तो है इलेक्ट्रॉन्स इन ए Eg एंड y का मतलब है इलेक्ट्रॉन इन ए T2g, ठीक है। ये अब यहाँ पे काम आएगा हमारे। अब देखो D1 में क्या है कि भाई स्प्लिशन क्या होगा, ये आपका T2g हो गया, ये हो गया Eg। इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें पर आ जाएगा, ठीक है।
इसमें भरा जाएगा। तो भाई अगर हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये तो है 3D, 1 2 3 4 5 3D, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। 4s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और 4p, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो आपके पार्टिसिपेशन में, मतलब जब आयनिक फॉर्म में आएगा स्कैंडियम, मान लो स्कैंडियम 2 पॉजिटिव आयंस में आ गया तो आयनिक फॉर्म में आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यहां देखो 4 ऑर्बिटल खाली हैं, 4 ऑर्बिटल खाली हैं भाई, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? D2SC3। ये हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था ना ऐसे। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? D2sp3, ठीक है। 2 d ऑर्बिटल हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 2 d के 2 ऑर्बिटल खाली मिल रहे हैं। 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल के, ठीक है। तो 2 ऑर्बिटल हमें अब भी खाली मिल रहे हैं। D3 का केस ले लें तो भी 2 ऑर्बिटल खाली मिल रहे है ना। तो यहां इसके केस में ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो भाई D1 D2 D3 मतलब जिसके D सेल में, D सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। ध्यान दो कि जिसके D सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 3 हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। द एलिमेंट्स विच कंटेन 1 2 or 3 electron in a last d orbital ये d orbital से last d orbital forms only inner orbital complex, inner orbital complex। क्यों भाई? क्योंकि इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, चाहे भाई यहाँ पे वीक लीजेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लीजेंड हो, बेशक कोई सा भी लीजेंड हो, ये आपका क्या बनाएगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसको खाली ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो ये जब यहाँ पे खाली मिल रहे हैं तो ये आउटर डी ऑर्बिटल के साथ क्यों पंगे लेगा? 4d के साथ क्यों पंगे लेगा भाई? क्या जरूरी है? 4d के साथ तो तब पंगे लेगा ना जब यहाँ पे इसको डी ऑर्बिटल खाली नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिल रहा है तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई ये पहला पॉइंट बना के लिख लेना। वो एलिमेंट जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट्स जिसमें 1 2 या 3 डी और डी इलेक्ट्रॉन हो, वो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत होती है D4 में, D5 में, D6 में एंड D7 में, वहां दिक्कत होती है भाई, वहां हमें CFSC वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा अभी CFSC वैल्यू तो निकाल के दिखाई नहीं तुम्हें, देखो d ऑर्बिटल D1 की हम CFSC वैल्यू निकालते हैं। D1 के लिए CFSC वैल्यू, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है भाई T2G में, हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 0.6। इजी में देखो, इजी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस 0.4, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -0.4, ठीक है। ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर का तो कोई केस ही नहीं बनता इसमें। ये इलेक्ट्रॉन आउटर तब बनता जब इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ जाते, ठीक है। D4 में 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा तो अब आउटर का केस बन सकता है। अगर यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पेयर हुआ, तो अब आउटर का केस बन सकता है, ठीक है। अदरवाइज आउटर का केस नहीं बनेगा, ठीक है। D2 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भाई 0.6 इंटू 0 माइनस 0.4 इंटू 2 दैट इज -0.8, एंड D3 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भाई 0.6 इंटू 0 माइनस 0.4 इंटू 3 दैट इज -1.2, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा नोट की वैल्यू आ गई, CFSC वैल्यू फॉर D1 D2 D3, ठीक है। CFSE वैल्यू, ठीक है इतना। अब D4 D5 D6 की कंडीशन और देखते हैं भाई एक बार, ठीक है।
उसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ तक इसको साफ कर देता हूँ। इसको साफ कर देते हैं, ये रखते हैं, ये देखो। देखिए D4 की बात करें, क्रोमियम D4 के केस में CFSC वैल्यू क्या हो सकती है भाई? D4 का केस ले तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ Eg, ये Eg हो गया, ये T2G हो गया, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल है भाई? सॉरी थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं वैसे। अब ठीक है, T2G 4 इलेक्ट्रॉन। एक कंडीशन तो ये है भाई, हम यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इनर ऑर्बिटल, और जिनको हम कहते हैं हाई स्पिन, सॉरी लो स्पिन, लो स्पीड। इनर ऑर्बिटल में कौन कंडीशन ये रहेगी, Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। दूसरे हम बना रहे हैं आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा भाई, ये Eg और ये आपका T2G, 1 2 3, D4 के लिए है ये, ठीक है। तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, Eg में इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिटल के केस में भाई Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ये 2 ऑर्बिटल खाली रहेंगे, मतलब कि यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ये हाई स्पिन भी कहते हैं इनको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है। लेकिन इसमें आउटर ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं हो पाएगी भाई, पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? Eg में। अब इनकी CFSE वैल्यू निकालो, CFSE वैल्यू निकालेंगे तो 0.6 इंटू में 0 माइनस 0.4 इंटू में 4, दैट इज -1.6। यहां निकालेंगे CFSE वैल्यू तो 0.6 इंटू 1 माइनस 0.4 इंटू 3, दैट इज 0.6 माइनस, ठीक है, गॉट इट। अब D5 देखिए, एक D5 में 2 3 4 और 5 में इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, Eg खाली है आपका। इधर देखोगे T2G, Eg 1 2 3 4 और 5 में इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ठीक है। तो अब देखिए भाई CFSE वैल्यू इसकी निकालेंगे तो 0.6 इंटू, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 माइनस 0.4, Y की कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब Y का मतलब है T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 और ये हो जाएगा -2.0। जबकि यहां करोगे तो 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू 3 और दैट इज 1.2 माइनस 1.2, दैट इज 0। D6 का केस ले लो, Eg तो खाली रहना है इसका भी, 1 2 T2G, इसमें भाई 6 इलेक्ट्रॉन इसी में रह लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो CFSE वैल्यू रहेगी 0.6 इंटू 0 माइनस 0.4 इंटू 6, दैट इज 2 माइनस 2.4। जबकि यहां देखोगे तो भाई इलेक्ट्रॉन्स एक एक तो सब में होगा, 1 2 3 4 5, अब छठा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा लोअर एनर्जी वाले में, यहाँ T2G में, तो T2G में अब की बार 1 बढ़ गया तो 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू में 4, दैट इज 0.4 माइनस। D7 का केस हो देखिए, ये Eg और ये T2G, 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो भाई यहाँ पे तो पेयरिंग होगी भाई, इन तीनों ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होगी पहले, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा सातवां। इसके केस में 7th ऑर्बिटल T2G, ये हो जाएगा Eg, इसमें भाई पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, 5 हो गए, ये 6 और एक इसमें 7, ठीक है। CFSE वैल्यू इसकी निकालोगे तो भाई 0.6 इंटू 1 माइनस 0.4 इंटू में 6 से,
और दैट इज 1.8 माइनस, यहाँ पे 0.6 इंटू 2 माइनस 0.4 इंटू में 5 है, दैट इज 0.8। ये केस है भाई जो स्पेशल केस है D4 से लेके D7 तक। अब आप ध्यान दो, इसमें से ये एनर्जी ज्यादा नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव एंड ये ज्यादा नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक लाइन लिखी थी, मोर नेगेटिव इज द CFSE वैल्यू, मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स। तो जिन और एलिमेंट्स में 4 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, ठीक है, उनके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी CFSE वैल्यू ज्यादा होती है। जिनमें 4, 5, 6 या 7 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन एलिमेंट्स में, उनके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल रहेंगे बजाय आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंट, ठीक है, और इनर ये आउटर ऑर्बिटल कौन बनाता है? वीक फील्ड लीजेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जिन एलिमेंट्स में 4, 5, 6 या 7 डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके साथ में अगर स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स जुड़ते हैं तो वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, अगर उनके साथ में वीक लीजेंड्स जुड़ते हैं तो वो लेस स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। लिख देता हूं ये सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट हमने पहले लिखा था, सेकंड पॉइंट क्या है कि द एलिमेंट्स which have D4, D5, D6 and D7 electrons form से in more stable inner orbital complex, more stable inner orbital complex as compared to outer orbital complex। ठीक है, जो एलिमेंट्स D4, D5, D6, D7 के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनाते हैं आउटर ऑर्बिटल की बजाय, ठीक है। और इनर ऑर्बिटल कौन बनाता है? स्ट्रॉन्ग लीजेंड। और ये कौन बनाता है? वीक लीजेंड्स। गॉट इट, ठीक है। तो भाई ये था 7 तक। अब रहते हैं अगर डी ऑर्बिटल में 8 हो, 9 हो, 10 हो तो क्या होगा, और फिर पेयरिंग एनर्जी रहती है। वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को भी करने में थोड़ी सी समस्या होगी, ठीक है। तो आधी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम करेंगे कल, ठीक है। D7 तक हो गया है, D8, D9 और D10 हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर रहता है ऑक्टेट टेट्राहेड्रल के लिए और स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है। ये केस हम करेंगे कल। कल आपकी चैप्टर पूरा हो जाएगा 9th चैप्टर, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 12th चैप्टर।